दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 6, जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं हमारे जो इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके बारे में। तो पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखा है कि एकाधिकार बाजार की विशेषता है। ए, बाजार में अकेला विक्रेता। बी, निकटतम स्थानापन्न वस्तु का अभाव। सी, अन्य फर्मों के प्रवेश पर प्रभावी रोक। और डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, द उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि एकाधिकार बाजार में मांग वक्र की आकृति होती है। ए, धनात्मक ढाल वाला वक्र। बी, ऋणात्मक ढाल। सी, पूर्णतया लोचदार वक्र। डी, पूर्णतया बेलोचदार वक्र। तो इसका आंसर होगा बी, ऋणात्मक ढाल वाला वक्र। तीसरा सवाल है कि एकाधिकार बाजार में बाजार मांग वक्र तथा औसत संप्राप्ति वक्र में क्या संबंध है। तो ए दे रखा है कि बाजार मांग वक्र ही औसत संप्राप्ति वक्र है। बी, बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र से ऊंचा होता है। सी, बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र से नीचा होता है। और डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, बाजार मांग वक्र ही औसत संप्राप्ति वक्र है। चौथा सवाल है कि फर्म का लाभ अधिकतम होगा जब ए, सीमांत लागत सीमांत संप्राप्ति के बराबर हो। बी, सीमांत लागत सीमांत संप्राप्ति से कम हो। सी, सीमांत लागत सीमांत संप्राप्ति से अधिक हो। और डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, सीमांत लागत सीमांत संप्राप्ति के बराबर हो, यानी MR बराबर MC होना चाहिए। पांचवा दे रखा है कि कुल संप्राप्ति ज्ञात करने का सूत्र है। ए, कुल संप्राप्ति बराबर कीमत माइनस मात्रा। बी, कुल संप्राप्ति बराबर कीमत गुणा मात्रा। सी, कुल संप्राप्ति बराबर कीमत प्लस मात्रा। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, कुल संप्राप्ति बराबर कीमत इंटू मात्रा, यानी TR बराबर होता है P इंटू Q। तो आंसर होगा इसका बी, कुल संप्राप्ति बराबर कीमत इंटू मात्रा। छठवां सवाल है कि जब कुल संप्राप्ति अधिकतम होती है वहां पर सीमांत संप्राप्ति होती है। ए, अधिकतम। बी, शून्य। सी, धनात्मक। या डी, ऋणात्मक। तो इसका आंसर होगा बी, शून्य। यानी जब कुल संप्राप्ति अधिकतम होती है उस स्थिति में सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है। तो आंसर होगा बी, शून्य। सातवां सवाल है कि एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल संप्राप्ति में होने वाली वृद्धि कहलाती है। ए, सीमांत संप्राप्ति। ब, औसत संप्राप्ति। स, सीमांत लागत। और द, कीमत। तो इसका आंसर होगा ए, सीमांत संप्राप्ति। आठवां सवाल है कि जब कुल संप्राप्ति में वृद्धि होती है तो सीमांत संप्राप्ति होती है। ए, ऋणात्मक। बी, शून्य। सी, धनात्मक। डी, अनंत। तो इसका आंसर होगा स, धनात्मक। यानी जब कुल संप्राप्ति में वृद्धि होती है तो उस स्थिति में सीमांत संप्राप्ति धनात्मक होती है। तो आंसर होगा स, धनात्मक। नवा सवाल दे रखा है कि जब सीमांत संप्राप्ति धनात्मक होती है तो मांग की कीमत लोच होती है। ए, शून्य। बी, इकाई से अधिक। सी, इकाई से कम। या डी, इकाई के बराबर। तो इसका आंसर होगा बी, इकाई से अधिक। 10वां सवाल दे रखा है कि एकाधिकार के अंतर्गत औसत संप्राप्ति AR एवं सीमांत संप्राप्ति MR होते हैं। ए दे रखा है AR बराबर MR। बी दे रखा है AR लेस देन MR।
सी दे रखा है ए आर ग्रेटर देन एम आर, और डी दे रखा है ए आर लेस देन या कम है एम आर के। तो इसका आंसर होगा स, ए आर ग्रेटर देन एम आर। यानी एकाधिकार के अंतर्गत औसत संप्राप्ति ए आर हमेशा एम आर से अधिक होती है, यानी ए आर ग्रेटर देन एम आर होगा। आंसर स होगा। 11वां सवाल है कि एक एकाधिकारी फर्म होती है। ए केवल कीमत निर्धारक, बी केवल मात्रा निर्धारक, सी कीमत या मात्रा निर्धारक, या डी मात्रा या कीमत दोनों का निर्धारक। तो इसका आंसर होगा स, कीमत अथवा मात्रा निर्धारक। 12वां सवाल है कि एकाधिकार बाजार में दीर्घकाल में फर्म प्राप्त करती है। असामान्य लाभ, ब सामान्य लाभ, स हानि, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा असामान्य लाभ। और 13वां सवाल दे रखा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म को दीर्घकाल में होता है। अ लाभ, बी हानि, सी सामान्य लाभ, या द तीनों स्थिति सही। तो इसका आंसर होगा स, सामान्य लाभ। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो ये स होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार 14वां सवाल आगे कि फर्म का लाभ ज्ञात करने का सूत्र है। लाभ बराबर है कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत। लाभ बराबर बी है लाभ बराबर कुल संप्राप्ति माइनस औसत संप्राप्ति। सी है लाभ बराबर कुल संप्राप्ति माइनस सीमांत लागत। और डी दे रखा है लाभ बराबर औसत संप्राप्ति माइनस कुल लागत। तो इसका आंसर होगा ए, लाभ बराबर होता है कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत। 15वां सवाल है कि जिस बाजार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है कहलाता है। अ एकाधिकार बाजार, ब अल्पाधिकार बाजार, स पूर्ण प्रतियोगिता, या द पूर्ण एकाधिकार। तो इसका आंसर होगा ब अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार बाजार में विक्रेताओं की संख्या थोड़ी ही होती है। तो इसका आंसर होगा ब अल्पाधिकार। 16वां सवाल दे रखा है कि जिस बाजार में वस्तु का एक ही विक्रेता हो वह कहलाता है। अ अल्पाधिकार, ब पूर्ण प्रतियोगिता, स एकाधिकार, और द अपूर्ण प्रतियोगिता। तो इसका आंसर होगा स एकाधिकार। और 17वां सवाल है कि एकाधिकार बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ेगी, मांग मात्रा बढ़ेगी, ब मांग मात्रा घटेगी। यहाँ बढ़ेगी लिखा परंतु यहाँ होगा घटेगी। मांग मात्रा घटेगी। स दे रखा है मांग मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, और द दे रखा है उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ब मांग मात्रा घटेगी। यानी जब एकाधिकार बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस स्थिति में मांग मात्रा घटती है, कम होती है। तो आंसर होगा ब मांग मात्रा घटेगी। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जाना है। अब हम बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि एकाधिकार बाजार से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा कि एकाधिकार बाजार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु का विक्रेता, पूर्तिकर्ता और उत्पादक एक ही होता है। तो वह एकाधिकार बाजार कहलाता है। यानी एकाधिकार बाजार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक ही विक्रेता या पूर्तिकर्ता या उत्पादक होता है। तो पहले का आंसर जाना है। दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार के बाजार में एक फर्म कीमत निर्धारक होती है। यानी बाजार बताना है जहाँ फर्म कीमत निर्धारक होती है। तो इसका आंसर होगा एकाधिकार बाजार। यानी मोनोपोली जो मार्केट होता है, एकाधिकार बाजार होता है, उसमें फर्म ही कीमत निर्धारक होती है। तीसरा सवाल दे रखा है कि उत्पादन के संतुलन की कौन सी दो विधियां है। तो उत्पादन के संतुलन की दो विधियां है, जिसमें पहली है कुल लागत कुल आगम विधि, TR और TC विधि। दूसरी है सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि, यानी MR व MC विधि। चौथा सवाल है कि एकाधिकार
का कोई एक दोष लिखिए, यानी एक कमी बतानी है। तो एकाधिकार बाजार में उपभोक्ता का शोषण होता है। ध्यान देना दोस्तों कि एकाधिकार बाजार में उपभोक्ता का शोषण होता है। पांचवा सवाल है कि अल्पाधिकार से क्या तात्पर्य है। तो अल्पाधिकार बाजार की परिभाषा बतानी है। तो अल्पाधिकार बाजार बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु के विक्रेता की मात्रा अल्प या थोड़ी ही होती है, यानी विक्रेताओं की संख्या कम या थोड़ी ही होती है, वह बाजार अल्पाधिकार बाजार कहलाता है। छठवां सवाल है कि अल्पाधिकार बाजार में कोट्रेल से क्या तात्पर्य है, यानी अल्पाधिकार बाजार में कोट्रेल के बारे में बताना है कि ये क्या होता है। तो इसका आंसर होगा कि अल्पाधिकार बाजार में फर्में अपने सामूहिक लाभों को अधिकतम करने के लिए, दोस्तों ध्यान देना, इसका आंसर है कि अल्पाधिकार बाजार में फर्में अपने सामूहिक लाभों को अधिकतम करने के लिए एक दूसरे के साथ साठगांठ करने का निर्णय ले सकती है। इन अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है कि फर्में आपस में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए एक दूसरे से साठगांठ कर लेती है। ऐसी अवस्था में फर्में एक कार्टेल बना लेती है जो एकाधिकार की भांति काम करता है, यानी एक कार्टेल बना लेती है जिसके अंतर्गत वह एकाधिकारी की भांति काम करता है और उद्योग द्वारा सामूहिक पूर्ति की मात्रा, उसकी कीमत वही होती है जो एक अकेले एकाधिकारी द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार हमने कार्टेल जाना कि इसमें क्या होता है कि फर्में आपस में साठगांठ करके एक कीमत निर्धारित कर लेती है, वही बाजार में कीमत प्रचलित रहती है। सातवां प्रश्न है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उत्पाद विभेद विशेषता का स्पष्ट कीजिए। इन्हें एकाधिकार जो प्रतियोगिता बाजार है उसमें उत्पाद विशेष वस्तु विभेद की विशेषता बतानी है। तो इसका आंसर होगा कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में वस्तु विभेद से तात्पर्य होता है कि वस्तु किसी न किसी प्रकार से विभिन्न होती है अन्य किसी दूसरी वस्तु से, जैसे रंग रूप, क्वालिटी, आकार, पैकिंग, ट्रेडमार्क, कंपनी आदि के आधार पर वस्तु में विभेद होता है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ साबुन का। दो कंपनियों के साबुन होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कहने को तो साबुन है परंतु उनमें किसी न किसी प्रकार का विभेद या विभिन्न होते हैं। तो इस प्रकार हमने उत्पाद विभेद की विशेषता जानी। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में जाना है। अब हम बात करते हैं एकाधिकार बाजार की विशेषताएं लघुतरात्मक प्रश्नों की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला प्रश्न दे रखा है कि एकाधिकार बाजार की विशेषताएं लिखिए। तो एकाधिकार बाजार की विशेषता बतानी है। तो इसकी पहली विशेषता होती है कि एकाधिकार बाजार के अंतर्गत किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता या पूर्तिकर्ता होता है। पहली विशेषता क्या होगी, किसी वस्तु का विक्रेता है, पूर्तिकर्ता है या उत्पादक एक ही होता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि एकाधिकार बाजार में उद्योग और फर्म दोनों एक ही होती है, यानी उनमें अंतर नहीं होता है, यानी फर्म ही उद्योग है और उद्योग ही फर्म है। तीसरी इसकी विशेषता है कि एकाधिकार बाजार में एक फर्म उद्योग के रूप में पूर्ति या कीमत पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, यानी एकाधिकारी क्या होता है, बाजार में अपनी उस वस्तु की कीमत और पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। चौथी इसकी विशेषता है कि नई फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता नहीं होती, यानी उनमें रुकावट होती है, उनमें रोक होती है। तो इस प्रकार हमने चार विशेषता जानी। अगला सवाल है कि अल्पाधिकार बाजार को परिभाषित कीजिए। तो अल्पाधिकार बाजार की विशेषता बताना है। तो अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के विक्रेताओं की संख्या अल्प या थोड़ी ही होती है, अल्पाधिकार बाजार कहलाता है।
तीसरा सवाल दे रखा है, क्या एकाधिकार बाजार में मांग वक्र ही औसत संप्राप्ति वक्र होता है? स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा, एकाधिकार बाजार में मांग वक्र ही औसत संप्राप्ति वक्र होता है, क्योंकि एकाधिकार में फर्मी उद्योग होती है तथा एकाधिकार में औसत संप्राप्ति तथा कीमत दोनों एक ही मध्य होती है। यानी एकाधिकार बाजार में क्या होता है कि फर्म ही उद्योग होती है और उद्योग ही फर्म होती है, इसलिए मांग वक्र ही औसत संप्राप्ति वक्र होता है और औसत संप्राप्ति और कीमत दोनों एक ही होती है, यानी AR बराबर P होता है। अगला सवाल 4 नंबर, चौथा सवाल है, क्या एकाधिकार बाजार में फर्म वस्तु की कीमत तथा मात्रा दोनों को निर्धारित कर सकती है? स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा कि एकाधिकार बाजार में फर्म कीमत तथा मात्रा दोनों में से किसी एक को निर्धारित कर सकती है। यदि फर्म अधिक मात्रा विक्रय करना चाहती है तो उस स्थिति में उसे अपनी कीमत को कम करना पड़ेगा। अगर कीमत अधिक रखती है तो उस स्थिति में उसे कम मात्रा का विक्रय करना पड़ेगा। तो समझ में आया होगा कि एकाधिकार बाजार में फर्म क्या करती है, वस्तु की कीमत और मात्रा दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकती। इसमें क्या होता है कि इन दोनों में से किसी एक को निर्धारित कर सकती है। अगर वह कीमत ज़्यादा रखेगी तो उस स्थिति में मात्रा कम बेच पाएगी और कीमत कम रखेगी तो उस स्थिति में मात्रा अधिक बेच पाएगी। तो चौथे प्रश्न का उत्तर जाना है। पांचवा सवाल है कि कुल संप्राप्ति TR तथा सीमांत संप्राप्ति MR में संबंध बताना है। तो इसका आंसर होगा कि जब कुल संप्राप्ति में वृद्धि होती है तो उस स्थिति में सीमांत संप्राप्ति धनात्मक होती है। पहला संबंध, तो पहला संबंध क्या होगा कि जब TR में वृद्धि होगी तो उस स्थिति में MR धनात्मक होगी। जब कुल संप्राप्ति, दूसरा संबंध, जब कुल संप्राप्ति अधिकतम होती है तो उस स्थिति में सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है, अर्थात TR अधिकतम होने पर MR शून्य होगी। तीसरा संबंध है कि जब कुल संप्राप्ति गिरती है यानी घटती है तो उस स्थिति में सीमांत संप्राप्ति ऋणात्मक होती है, अर्थात TR घटने पर MR ऋणात्मक होगी। तो इस प्रकार हमने TR तथा MR में 3 संबंध जाने हैं। छठवां सवाल है कि सीमांत संप्राप्ति तथा मांग की कीमत लोच में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो इसमें संबंध बताना है। जब सीमांत संप्राप्ति का मूल्य धनात्मक होता है, ध्यान देना दोस्तों, जब सीमांत संप्राप्ति का मूल्य धनात्मक होता है तो उस स्थिति में मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है, यानी MR धनात्मक होने पर मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है, यानी लोचदार होती है। दूसरा संबंध है जब सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है, सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है तो उस स्थिति में मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है, यानी धनात्मक है तो मांग की लोच इकाई से अधिक, MR शून्य है तो उस स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर। जब MR यानी सीमांत संप्राप्ति ऋणात्मक होती है तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम होती है, अर्थात बेलोचदार होती है। तो इस प्रकार हमने सीमांत संप्राप्ति और मांग की कीमत लोच में संबंध जाना है। अब हम बात करते हैं अगला सवाल कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता लिखिए, यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषता लिखिए, ये पूछा गया है। तो इसकी विशेषता हम जानते हैं। इसकी पहली विशेषता है कि एकाधिकारी या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विक्रेताओं और क्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है परंतु पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है। पहली विशेषता जानी। दूसरी विशेषता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, अर्थात वस्तुएं किसी न किसी प्रकार से विभिन्न होती है।
तीसरी इसकी विशेषता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है। चौथी इसकी विशेषता है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। तो इस प्रकार हमने 4 विशेषताएं जानी। 8वां सवाल है कि कुल संप्राप्ति 8वां सवाल है कुल लागत तथा कुल संप्राप्ति विधि द्वारा फर्म का संतुलन कहाँ निर्धारित होता है। यानी टीआर और टीसी विधि के अंतर्गत फर्म का संतुलन कहाँ निर्धारित होता है, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा कि कुल लागत और कुल संप्राप्ति विधि के अंतर्गत फर्म का संतुलन वहाँ निर्धारित होता है जहाँ कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत में अधिकतम अंतर होता है। अर्थात टीआर व टीसी में जहाँ अधिकतम अंतर होगा वहीं फर्म का संतुलन निर्धारित होगा। 8वां सवाल जाना हमने, इसका आंसर। 9वां सवाल है कि एकाधिकार बाजार के दोष लिखिए, यानी इसमें कमी बताना कि एकाधिकार बाजार में क्या क्या कमी होती है। तो इसका आंसर होगा कि इसका पहला दोष है कि एकाधिकार बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण होता है। एकाधिकार बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण होता है, पहली इसकी कमी। दूसरी इसकी कमी है कि एकाधिकार बाजार में भी प्रतियोगिता का भय बना रहता है। एकाधिकार बाजार होता है उसमें प्रतियोगिता का भय बना होता है। तो इस प्रकार हमने इसकी 2 कमियां जानी। अगला सवाल है कि प्रतिस्पर्धी व्यवहार एवं प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना में अंतर कीजिए, यानी इन दोनों में अंतर बताना है। तो इसका आंसर होगा प्रतिस्पर्धी व्यवहार तथा प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना एक दूसरे से विपरीत होती है, यानी इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। बाजार संरचना अधिक प्रतिस्पर्धी होती है तो फर्मों का व्यवहार कम प्रतिस्पर्धी होता है। तो ध्यान देना दोस्तों कि बाजार संरचना अधिक प्रतिस्पर्धी होती है तो उस स्थिति में फर्मों का व्यवहार कम प्रतिस्पर्धी होता है, तथा बाजार संरचना कम प्रतिस्पर्धी होती है तो फर्मों का व्यवहार अधिक प्रतिस्पर्धी होता है। यानी प्रतिस्पर्धी व्यवहार तथा प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना में विपरीत संबंध होता है, यानी एक अधिक होगा तो दूसरा कम होगा और दूसरा कम है तो एक अगर पहला कम है तो दूसरा अधिक होगा। अगला दे रखा है 11वां सवाल कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी तथा एकाधिकार बाजार में कोई 4 अंतर लिखिए, यानी एकाधिकार बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अंतर बताना है। तो इसका आंसर जानते हैं। कोई 4 अंतर तो पहला अंतर है इसका कि पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, जबकि एकाधिकारी बाजार में विक्रेताओं की संख्या 1 होती है। तो पहला अंतर हमने जान लिया। दूसरा है कि पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं का बाजार का पूरा ज्ञान होता है, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, जबकि एकाधिकार बाजार के अंतर्गत क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी नहीं होती। तो दूसरा अंतर जाना। तीसरा अंतर है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, जबकि एकाधिकार बाजार में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता नहीं होती, यानी एकाधिकार बाजार में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर रोक होती है। चौथा अंतर है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं समरूप होती है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी वस्तुएं समरूप या समान होती है, जबकि एकाधिकार बाजार में वस्तुएं समरूप नहीं होती है।
तो इस प्रकार हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तथा एकाधिकारी बाजार के बारे में जाना है। तो 4 अंतर हमने जान लिए। पांचवी इसकी विशेषता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है, जबकि एकाधिकार बाजार में दीर्घकाल में असामान्य लाभ तथा या अधिसामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में अंतर जाने हैं। 12वां सवाल है कि एकाधिकार में साम्य को स्पष्ट करने वाली कुल आगम तथा कुल लागत विधि की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि इस विधि के अंतर्गत टीआर व टीसी विधि के अंतर्गत फर्म को अधिकतम लाभ उस बिंदु पर होता है जब टीआर और टीसी में अधिकतम अंतर होता है। 13वां सवाल है कि सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि से एकाधिकार में संतुलन कैसे निर्धारित करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि में संतुलन के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त कि एमआर बराबर एमसी होना चाहिए, यानी सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि एमसी वक्र एमआर को नीचे से काटे, एमसी वक्र एमआर को नीचे से काटे। तो इस प्रकार ये 2 शर्तें होने पर वहीं फर्म को संतुलन प्राप्त होगा। तो 12वां और जो 13वां सवाल है इनके मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो आप वीडियो में जाकर इनको रेखा चित्र के माध्यम से वीडियो देख कर समझ सकते हो। चौदह सवाल है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता तथा पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर लिखिए। यानी जो एकाधिकार बाजार है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें अंतर बताना है। तो पहला अंतर है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या कम होती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा अंतर है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं विभिन्न प्रकार की होती है, यानी वस्तु विभेद पाया जाता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु विभेद नहीं पाए जाते, यानी वस्तुएं समरूप होती है। तीसरा है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में एआर तथा एमआर वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एआर तथा एमआर वक्र क्षैतिज अक्ष के समांतर होते हैं। तो इस प्रकार हमने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर जाना है। 15वां सवाल है कि एकाधिकार व एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर लिखिए। तो इसका आंसर जानते हैं। पहला एकाधिकार। तो एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का एक विक्रेता या उत्पादक या पूर्तिकर्ता होता है, यानी विक्रेता एक ही होता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा है कि एकाधिकार बाजार में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर रोक होती है, जबकि एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। तीसरा है इसका अंतर कि एकाधिकार बाजार में फर्म को दीर्घकाल में असामान्य लाभ प्राप्त होता है, यानी अधिसामान्य लाभ प्राप्त होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है। चौथी इसकी विशेषता है कि एकाधिकार में कीमत विभेद पाया जाता है, कि एकाधिकार में कीमत विभेद पाया जाता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में कीमत विभेद नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने एकाधिकार बाजार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में अंतर जाना है। 16वां सवाल है कि एक फर्म का औसत संप्राप्ति वक्र पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक्स अक्ष के समांतर
एवं एकाधिकार के अंतर्गत ऋणात्मक ढाल वाला क्यों होता है, बताना है। तो इसका आंसर एकदम सिंपल है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमतें समरूप होती है, ठीक है। इस कारण से फर्म उन कीमतों को स्वीकार करती है और कीमत समरूप होने के कारण जो औसत संप्राप्ति वक्र वो क्षैतिज अक्ष के समांतर होता है, जबकि एकाधिकार बाजार में वस्तु की कीमत समरूप नहीं होती। अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा रखेंगे तो उस स्थिति में मात्रा कम विक्रय होगी और कीमत कम करने पर मात्रा में ज़्यादा विक्रय होगी, इसलिए कीमत को कम करने पर मात्रा में वृद्धि होगी। तो इस कारण एकाधिकार बाजार में औसत संप्राप्ति वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत संप्राप्ति वक्र क्षैतिज अक्ष से समांतर होता है। 17वां सवाल है कि अल्पाधिकार बाजार में फर्में कैसे परस्पर निर्भर रहती है, समझाइए। तो अल्पाधिकार बाजार वह बाजार होता है जहां फर्मों की संख्या थोड़ी होती है। तो इस कारण वहाँ क्या होता है, फर्में आपस में साठगांठ कर लेती है, ठीक है। इस कारण से फर्में क्या करती है, आपस में एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होती है। यानी एक वस्तु की कीमत कम करेगी तो दूसरी उसको देख के अपने आप ही वस्तु की कीमत कम कर लेगी, इसलिए वो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहती है। 18वां सवाल है कि पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र बनाते हुए इसमें अंतर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसको मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें आपको रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट समझा रखा है, तो आप उसको वीडियो देखें। इसी प्रकार जो 19वां सवाल है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र की तुलना में अधिक लोचदार क्यों होता है, समझाइए। तो इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो औसत संप्राप्ति यानी मांग वक्र होता है वह एकाधिकार की तुलना में अधिक लोचदार होता है, क्योंकि यहाँ कीमतों में एकाधिकार की तुलना में अधिक परिवर्तन होता है पूर्ण एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, इस कारण से वह अधिक लोचदार होता है। इसको भी मैंने वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा दिया है। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि एकाधिकार किसे कहते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। दूसरा सवाल दे रखा है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, या एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में मांग वक्र की तुलना कीजिए। तीसरा सवाल दे रखा है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए, यह कैसे पूर्ण प्रतियोगिता से भिन्न है। चौथा सवाल दे रखा है अल्पाधिकार बाजार की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, गठबंधन गैर गठबंधन अल्पाधिकार में अंतर भी बताइए। और पांचवा सवाल दे रखा है कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार जो 5 निबंधात्मक प्रश्न है, इनके मैंने प्रतिस्पर्धा रहित बाजार की जो प्ले लिस्ट है उसमें मैंने बना रखे हैं। तो आप उस प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देखकर इनके आंसर नोट कर सकते हो। तो इस प्रकार आज के वीडियो में मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 6 प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की परीक्षा में आने के लिए, उनके बारे में बताया है। अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।